दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों इधर 5-6 दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज की, तो वो कुछ प्रॉब्लम थी, पर अब आपको कंटिन्यू रोज़ एक वीडियोस मिला करेगी। तो मैं आपको करा रहा था यूपीपीसीएस मेंस की पीवाईक्यू, जिसके तहत हमने 2018 के GS1 का पेपर उठाया था और उसमें 5 प्रश्न कराए थे। तो मैं आपको एक वीडियो में 5 प्रश्न कराता हूं। तो आज हम उन्हीं से आगे से शुरुआत करते हैं। 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये 2018 के GS1 का पेपर है और इसी तरह करते करते इस मार्च में हम कंप्लीट 2018 से लेकर के 2023 तक के पीवाईक्यू देख लेंगे यूपीपीसीएस के मेंस को। इसके अलावा टॉपर्स कॉपी मैंने 25 वीडियो के आसपास करा रखी हैं, उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो वो सब अगर नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। उन सब की जो PDF है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी, तो आप सब जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको मिल जाएंगी वो सारी कॉपियाँ। और इसके अलावा ये जो पीवाईक्यू की PDF है ये भी आपको फ्री में दे दी जाएगी। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना करना है आपको, ठीक है। शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना करना है। देखिए इसमें क्या होगा, पीवाईक्यू के माध्यम से आपको नोट्स भी रेडी होता जाएगा। यहाँ पे आप याद रखेंगे ये शहरीकरण की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे शहरी समस्याओं के समाधान की डायरेक्ट आपको बात करनी है। तो उत्तर शहरी समस्याएं निम्नलिखित हैं, हालांकि इसमें इंट्रो देना चाहिए, थोड़ा डेटा वगैरह आप दे सकते हैं। तो ये चूँकि जो PDF है एक तरह से आपका मॉडल आंसर रेडी करा रहा है, ठीक है, या फिर आपके जो शॉर्ट में आंसर होते हैं वो रेडी करा रहा है। आप इसी तरह बना सकते हैं। शहरी समस्याएँ 4 इसमें दिखाई गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, पर्यावरण संबंधी समस्याएं, राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याएं। वस्तुतः शहरी समस्याओं को एकीकृत तरीके से समझाना होगा, इसके अंतर्गत ही समाधान संभव है, ठीक है। तो अब देखते हैं इनके समाधान क्या हो सकते हैं। नंबर 1 है सर्वप्रथम इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर देने की ज़रूरत है, जिससे परिवहन, ऊर्जा उपभोग, सफाई, पेयजल इत्यादि में सुधार है। इस हेतु स्मार्ट प्रबंधन की आवश्यकता है। तो शहरों में आपको पता है क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका परिवहन आ जाता है, ऊर्जा उपभोग आ जाता है, सफाई आ जाता है, ठीक है, और क्या आ जाता है, पेयजल आ जाता है, यही सब बिजली पानी वगैरह आपको पता ही होगा। दूसरा है दूसरी ओर घनी आबादी, बहुत सारी घनी आबादी होती है, झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, ठीक है, प्रवास की समस्याएं होती हैं, अपराध होते हैं इसी कारण, ठीक है, लोग बेरोजगार होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में होते हैं, काम होता नहीं है, मलिन बस्तियाँ, तो गंदगी वगैरह हाइजीन की प्रॉब्लम होती है इत्यादि। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए पुनर्वास संबंधी गतिविधियाँ, शहर विस्तार की नीति, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, इस हेतु IT प्रौद्योगिकी का प्रयोग आवश्यक। तो यानी कि आप जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज करें। पर्यावरण संबंधी समस्याओं के निदान है, तो आपको पता है दिल्ली वगैरह में कितनी पर्यावरण संबंधी समस्याएं होती हैं। तो पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं इनके निदान हेतु ध्वनि प्रदूषक मानकों का प्रयोग किया जाए, वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, प्रयोग एवं वाहन नीति में सुधार किया जाए, इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग पर जोर दिया जाए और औद्योगिक मलबों का यथोचित उपचार भी किया जाए, ठीक है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर अगला है नगर निगम की संस्थाओं को सशक्त किया जाए। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप मतलब शहरी जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, तथा नगरीय समस्याओं के स्थानीय समाधान। ये मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है। न सिर्फ आप शहरी समस्याएं बल्कि चीज़ों को समझने में भी आप लिख सकते हैं। जैसे नगरी, इसमें क्या लिखा गया है, नगरीय समस्याओं के स्थानीय समाधान, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो ग्लोबल लेवल की है और उसका जो समाधान है वो लोकल स्तर पर। इसी को लोकल फॉर वोकल या फिर जो मोदी जी ने नारा दिया आप उससे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस हेतु जिला प्रशासन और नगर निगम में समन्वय की आवश्यकता है। वर्तमान में स्मार्ट सिटी, अटल मिशन इत्यादि योजनाओं के समाधान पर, मतलब आप जब शहरी समस्याओं पर कार्य या शहरी समस्याओं या शहरीकरण संबंधित ये सब चीज़ें आएंगी तो आपको स्मार्ट सिटी का ज़रूर कीवर्ड्स डालने हैं, अटल मिशन डालना है, जिला प्रशासन, नगर निगम, ये नगरीय समस्याएं, स्थानीय समाधान, ये सब मतलब कीवर्ड्स होते हैं आंसर की, आपको डालना चाहिए। तो मैं आपको जो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक तो मोटा मोटी आपके जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें क्या आंसर में लिखा जाना चाहिए वो आपको समझ आएगा जो मैं करा रहा हूँ इससे। और इसके अलावा आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी, जब आप एक क्वेश्चन को 5 मिनट 4 मिनट सुनते हैं तो वो क्वेश्चन भी आपके दिमाग में फ्रेम होता है कि कैसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। हालांकि ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, GS1 में पूछा गया था, क्योंकि उस समय आपको पता है यूपी स्पेशल का अलग पेपर नहीं होता था, वो लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उस समय नहीं होता था। तो उस समय अलग अलग आपके GS 1 2 3 में वो लोग यूपी स्पेशल के क्वेश्चन जो है वो ऐड कर देते थे, ठीक है। तो आप इसको GS 6 का क्वेश्चन समझ सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें बताना है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण। तो उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, विकास एवं खनिज संपदा पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की। ये बढ़िया इंट्रो है आपका। तो खनिजों की बात अगर यूपी में आएगी तो यूपी में खनिजों हेतु एक निदेशालय स्थापित किया गया था 1955 में। उसका नाम है भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय। ये भू खनिज संपदा की खोज, विकास एवं खनिज संपदा पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए बनाया गया था। तो ये शानदार इंट्रो आपका हो जाएगा इसके लिए। अगला है इसी में कि भू तत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय द्वारा खोजे गए खनिज भंडारों को विकसित करके उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई। तो इन दोनों मतलब जो आपकी संस्थाएं जो स्थापित हुई यूपी में खनिजों से रिलेटेड, इनको लिख सकते हैं। 55 में वो वाला आया और 74 में आया उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम। अगला है उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में बनाई गई, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश की नई खनन नीति 2017 में लागू हुई। नई खनन नीति में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अनेक उपाय किए गए। तो ये 4 प्रकार के कानूनी प्रावधान हैं जो खनन से संबंधित यूपी में हैं। इन चारों को आप अपनी मेंस की कॉपी में नोट कर लें, जब भी पूछा जाए आप इनको लिख दें, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया। इन जिलों में अधिकतर बुंदेलखंड के जिले। तो यूपी में आपको क्या मोटा मोटी याद रखना है, जो पहली खनिज नीति आई थी उसने यूपी के 12 जिलों को आइडेंटिफाई किया कि इन 12 जिलों में मूलतः उत्तर प्रदेश में खनिज मिलता है, मतलब खनिज बहुल क्षेत्र हैं ये। अब ये जो खनिज बहुल क्षेत्र हैं मोटा मोटी किस एरिया में है, ये हैं बुंदेलखंड वाले रीजन में। अब बुंदेलखंड वाले रीजन के जो 12 जिले हैं उनको आप इस तरह मैप में बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के खनिज क्षेत्र कैसे, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, चंदौली और सहारनपुर, ठीक है। इसमें सहारनपुर को आप हटा दें तो मेनली सारे बुंदेलखंड वाले रीजन वाले हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज एवं उनके स्रोत स्थल। जैसे चूना पत्थर। चूना पत्थर आपका मिलता है मिर्ज़ापुर जिले के गुरुमा, कनाच, बाबूहारी एवं रोहितास क्षेत्र तथा सोनभद्र के कजरहाट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर की उपलब्धता को प्रदेश में देश में दूसरा स्थान है। तो चूना पत्थर के मामले में यूपी का पूरे देश में दूसरा स्थान है। कोयला की बात करें तो कोयला आपको पता है सोनभद्र के गोंडवाना एवं सिंगरौली क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पे आप सिंगरैनी से कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में है। कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। तो ये मतलब आपको मोटा मोटी अंदाज़ा भी होगा। इसको आप लोग कोशिश करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछा जाए तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ। चूना पत्थर और यूपी में प्राप्ति के स्थल आपको दिखा देने। उसके बाद आप लोग यूपी का एक मैप बनाएंगे, जैसे भी ऐसे बनता है, ठीक है। मैप में आप उनको लोकेट कर देंगे कि यहाँ पे चूना पत्थर, ये सब ऐसे करके आप बना देंगे। तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा और आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। फिर देखते हैं बॉक्साइट की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बांदा, चंदौली, ललितपुर जिलों में पाए जाते हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ठीक है। तो ये इस टाइप के सवाल जो है वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक। अब ये वाला जो आंसर है आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा सारा है, लेकिन आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। मैंने जो बताया आपको वही काम करना है। क्या करना है, इसको मैप पे दिखा देना है, क्योंकि ये इन लोग ने जो आंसर बनाया है इसमें क्या करा है कि सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं। ये एक तरह से आपको कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। फिर है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट अगर बात करें तो ये भी यूपी के सोनभद्र और कजरहाट क्षेत्र में मिलता है, बांदा जिले। तो आप ऐसे नोट्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे डोलोमाइट कजरहाट, सोनभद्र और बांदा जिले में, ठीक है। अब डोलोमाइट का उपयोग इन्होंने लिख दिया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डोलोमाइट का उपयोग होता है इस्पात उद्योग में तथा पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और गंधक और तेजाब के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो ये उपयोग किस में होता है ये लिखना नहीं है। कांच बालू या जिसको कि सिलिका लैंड कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में कांच बनाने योग्य सिलिका बालू गंगा और यमुना नदियों से प्राप्त होता है। ये प्रदेश के झांसी जिले के मुंडारी और बाला बहेट क्षेत्र, प्रयागराज के शंकरगढ़, यमुना क्षेत्र में। तो आप क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे झांसी, प्रयागराज और यही वह चंदौली वाला कुछ एरिया, चकिया क्षेत्र, बांदा के लोहरगढ़, बरगढ़ क्षेत्र, चित्रकूट जिले के। आप 2 नाम भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पोटाश लवण की बात करें तो ये झांसी, चंदौली, बांदा और प्रयागराज में मिलता है। सेल खड़ी की अगर बात करें तो सेल खड़ी झांसी में, हमीरपुर में मिलती है, ठीक है। और सेल खड़ी का यूज किस में होता है, कीटनाशक पाउडर में, सौंदर्य प्रसाधन में, टेक्सटाइल, कागज आदि में। रॉक फास्फेट की बात करें अगर तो ये ललितपुर में मिलती है, ललितपुर के दुर्माला में। किमोई, मसराना, मालदेवता और चमसारी में अपार भंडार है। रॉक फास्फेट खनिज के नए भंडार बांदा जिले में प्राप्त हुए हैं। इस खनिज का उपयोग उर्वरक बनाने और अम्लीय मृदा के सुधार में किया जाता है। हीरा की अगर बात करें तो हीरा उत्तर प्रदेश में अल्प मात्रा में मिलता है, मतलब बहुत कम। ऐसे तो बांदा जिले में हीरा मिल सकता है या फिर मिर्ज़ापुर जिले में, ठीक है। बांदा जिले की सीमावर्ती क्षेत्र कालिंजर में भी हीरे के व्यापक भंडार होने की संभावना व्यक्त करी गई है, ठीक है।
तो अब आप जब लिखेंगे यूपी में खनिज वगैरह, तो ये लिख देंगे कि हीरा जो है कालिंजर क्षेत्र जो कि बांदा में पड़ता है, इसमें संभावना है पर अभी कंफर्म नहीं है। सोना की बात करें तो शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में कुछ मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो सोनभद्र जिले की पहाड़ियों में स्वर्ण भंडार होने की संभावना है, इसकी खोज जारी है। तांबा की बात करें तो ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में तांबे के भंडार पाए गए हैं। अब यूरेनियम की बात करें तो ये ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज हुई। संगमरमर की बात करें तो संगमरमर एवं अन्य इमारती पत्थरों के भंडार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाए जाते हैं। एस्बेस्टस की बात करें तो एस्बेस्टस उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं झांसी जिले के बड़ा गांव क्षेत्र में पाया जाता है। इस खनिज का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने और सीमेंट निर्माण में किया जाता है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम प्रदेश के झांसी और हमीरपुर जिले में पाया जाता है। तो ये हो गए यूपी के खनिज। अब इन सारे खनिजों को दो दो जिला लिख करके, ज़्यादा नहीं, दो दो जिला, और अगर उसकी कोई फेमस जो खान है, माइंस है, उसका नाम आप लिख सकते हैं तो वो, और मैप पर उसको लोकेट कर दें, आपका ये यूपी के खनिज वाला क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। और इसके साथ ही ये जो 3 टाइप के मतलब ये जो एक्ट हैं इनको भी आप लिख लेंगे, आपका यूपी से खनिज वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब अगला क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताएं। तो मूल अधोसंरचनात्मक तत्व क्या पाए जाते हैं? भौतिक अधोसंरचना और सामाजिक। स्मार्ट सिटी है तो आवश्यक भौतिक अधोसंरचना क्या होती है वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो भौतिक में आपको पता है तीव्र परिवहन कनेक्टिविटी, कुशल शहरी गतिशीलता, बिजली आपूर्ति 24/7 होनी चाहिए, ऊर्जा उपभोग हो, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो, सुशासन हो, ई शासन हो, नागरिक सहभागी प्रशासन हो, पर्याप्त जल की व्यवस्था हो और पर्यावरण प्रबंधन हो। फिर हम अगला चलते हैं, वो है सामाजिक अधोसर। अब सामाजिक जब आएगी तो इसमें शिक्षा स्वास्थ्य आ जाएगा, इसके गुणवत्तापूर्ण मानक हो, सुरक्षा मानकों की दक्षता हो विशेषकर बुजुर्ग एवं महिलाओं के लिए, किफ़ायती आवास सुविधा हो विशेषकर गरीबों के लिए। तो अगला अब इसमें इन्होंने मतलब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, स्मार्ट सिटी के लिए मूल अधोसंरचनात्मक तत्व। तो स्मार्ट सिटी के बारे में अब जैसे इनमें इंट्रो नहीं लिखा तो इंट्रो में आप स्मार्ट सिटी जो मिशन था ये हालांकि पुराना हो गया, आपसे नया वाला पूछेंगे। स्मार्ट सिटी 2.0 चल रहा है तो ये कब लागू हुआ, डेट वगैरह कब के कहाँ इसकी शुरुआत हुई और इसका क्या उद्देश्य था बनाने का, ये आप इंट्रो में लिख के इधर इसके मूल अधोसंरचनात्मक तत्व की बात आएगी तो भौतिक और सामाजिक दोनों को आप दिखा देंगे इस तरह से, तो आपका इसमें जो बॉडी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंक्लूजन इन्होंने दे दिया कि वस्तुतः हरित शहर जो है स्मार्ट सिटी का ही विकसित रूप है, इसको शहरी समस्याओं के स्मार्ट प्रबंधन के साथ साथ ग्रीन पर्यावरण की अवधारणा से जोड़ा गया है। ठीक है, अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भूमंडलीकरण ऊष्मन पर आपको टिप्पणी करना है। तो जो भूमंडलीकरण ऊष्मन है, जो तापन है, उस पर आपको टिप्पणी करना है। अब इन्होंने भूमंडलीकरण का इंट्रो इसमें दे दिया कि भूमंडलीय ऊष्मन वह प्रक्रिया है जिसमें बढ़ी हुई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के कारण वैश्विक तापमान में सतत वृद्धि होती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या समझाया कि भूमंडलीय ऊष्मन होता क्या है। तो भूमंडलीय ऊष्मन वह प्रक्रिया है जिसमें बढ़ी हुई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के कारण वैश्विक तापमान में सतत वृद्धि होती है। अब इस प्रक्रिया में सूर्य से आने वाली किरणें जिन्हें पृथ्वी अवशोषित कर पुनः छोड़ती है, उन विकिरणों को CO2, मीथेन, ओजोन इत्यादि गैसों द्वारा अंतरिक्ष में जाने से रोका जाता है, जिससे पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है। यद्यपि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब मानव जनित प्रदूषण से इन भारी गैसों की सघनता बढ़ती है तो यह विकिरण को अधिक मात्रा में अवशोषित कर पृथ्वी के तापमान को अत्यधिक बढ़ा देती हैं। इस बढ़े हुए तापमान को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन इसी हरित गृह प्रभाव का उत्पाद होता है। हम सब लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है या इम्पैक्ट क्या होता है, उसी के प्रभाव के रूप में ग्रीन हाउस मतलब ऊष्मन होता है। ठीक है, इससे पृथ्वी की जलवायु अत्यधिक चरम स्थिति का रूप धारण करने लगता है, कहीं अत्यधिक सूखा। अब आपसे अगर पूछेगा इसका प्रभाव क्या होता है, इसका मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी पृथ्वी पे, हम सबकी लाइफ पे, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है कि जो पृथ्वी की जलवायु हो वो अत्यधिक चरम एक्सट्रीम हो जाती है इसकी क्लाइमेट। इसके कारण क्या होता है, सूखा हो जाता है, कहीं पर अत्यधिक पानी बाढ़ आ जाता है। चरमवादी जलवायु का हानिकारक प्रभाव जैव संसाधनों जो हमारी बायोडाइवर्सिटी हो उस पर पड़ता है, फौना एंड फ्लोरा जो है उस पर पड़ता है। ठीक है, अब इसके नियंत्रण हेतु क्योटो संधि के रूप में विश्वव्यापी पहल की गई, साथ ही सरकारें भी ग्रीन इकोनॉमी, सतत विकास जैसी अवधारणाओं को क्रियान्वित करने पर जोर दें। तो आप जैसे क्योटो जो प्रोटोकॉल है वो कहीं ना कहीं GHG जो है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके संबंधित है। तो ये आपका कीवर्ड है इस आंसर का, तो इसको आप लिखेंगे, ग्रीन इकोनॉमी को लिखेंगे, सतत विकास को लिखेंगे। आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न और 2018 के GS1 का 10वां प्रश्न। ठीक है, जिसमें फिर यूपी स्पेशल पूछा, चूँकि तब पेपर अलग नहीं होता था। तो इसमें बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करना है।
तो जनरली बुंदेलखंड जो वाला रीजन है वो पूछा जाता है इकोनॉमिकल रीजन की वजह से या पिछड़ेपन की वजह से या फिर उस अपनी जो जोग्राफिकल उसकी लोकेशन है उस वजह से इस पर सवाल बनता है। अब यहाँ पे बुंदेलखंड का सांस्कृतिक महत्व पूछा गया। अब कैसे देखते हैं, किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक विशिष्टता वस्तुतः किसी भी प्रदेश की जलवायु के अनुसार विकसित होती है। तो हमने सबसे पहले दिखाया कि किसी भी क्षेत्र की जो संस्कृति होती है वो उसके क्लाइमेट पर निर्भर करती है। बुंदेलखंड ये वीरों की भूमि रही है जहाँ की कठोर जलवायु और संसाधन विहीनता की जिंदगी ने एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति को जन्म दिया है। यह उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से संबंधित मध्य भारत का प्राचीन क्षेत्र है जिसका प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति खंड है। तो आप सब ने पढ़ा होगा प्रीलिम्स वाली पेपर में कि बुंदेलखंड का जो नाम है पहला प्राचीन वो जेजाग भुक्ति होता है और ये थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है एमपी में और बाकी यूपी में पड़ता है, ठीक है। और इसकी जलवायु कठोर रही है, वीरों की भूमि रही, ये सब जिक्र इस सब को आप 15 से 20 शब्दों में समेट कर लिख देंगे अपने इंट्रो में। अब बुंदेलखंड की विशेषताएं क्या है। नंबर 1, बहुधर्मी सब लोगों का समाज है, तो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। मुख्यतः हिंदू धर्म अपनाने वाले लोग हैं। चतुर्वर्ण में विभाजित समाज भी इसमें है। बुंदेली इसकी मुख्य बोली है और लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है। वीर रस युक्त आल्हा प्रसिद्ध लोकगीत, तो आपको पता है ये आल्हा वाला जो रीजन है, महोबा वाला रीजन, जैसी बुंदेलखंड में पड़ता है। अब कुछ अन्य पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ख्याल नृत्य और राई नृत्य यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। अब बुंदेलखंड के 2 फेमस नृत्य हैं, ख्याल और राई। खजुराहो, कालिंजा दुर्ग, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, काल भैरव मंदिर इत्यादि इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जो यहाँ की स्थापत्य संस्कृति को स्पष्ट करते हैं। फिर है, अब हम चलेंगे, प्रागैतिहासिक कालीन मूर्तियाँ भी यहाँ से मिलती हैं जो एक प्राचीन संस्कृति के रूप में इसकी विशिष्टता को सिद्ध करती हैं। वस्तुतः बुंदेली सभ्यता एवं संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति है जिसमें स्थापत्य, मनोरंजन, कला, सामाजिक संरचना इत्यादि पर विशिष्ट प्रभाव एवं पहचान साथ अपने मानकों को ये स्थापित करती है। तो ये हमारे हो गए, मतलब 10 प्रश्न हो गए। ये 120 शब्दों में जो आंसर लिखे जाते हैं वो, और ये आपका हो गया 8 नंबर वाले क्वेश्चन। अब सेक्शन बी आ गया, ये हमारे 200 शब्दों वाले प्रश्न हैं और इसमें जो आपको आंसर लिखना ये 12 नंबर का होता है, ठीक है। अब ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो 2 वीडियोस हमारी हो गई PYQ की। अब हम ऐसे करके 4 वीडियोस में एक पेपर को कंप्लीट करेंगे। इस तरह हम चारों सेक्शन को कवर करेंगे, फिर 19 के पेपर में आएंगे। उसके बाद हम फिर 21-22 ऐसे करके आपको मिल जाएंगी वीडियोस और ये कंप्लीट PYQ इस पर करा दिए जाएंगे। जनरली आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि मतलब प्रीलिम्स के PYQ की तो बहुत सारी वीडियो बहुत सारे चैनल वाले कराने, पर मेंस का PYQ कोई नहीं करा रहा है। तो मैंने ये तरंग उठाया और अब पेपर चूँकि आपका 29 जून को है और जिन लोग को उसके आगे भी 25-26 में देना है प्रीलिम्स, वो लोग भी देख सकते हैं ताकि उनको ये अंदाज़ा रहे अपना प्रीलिम्स बैठने से पहले कि मेंस में क्या सिलेबस रहता है, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी इसकी PDF ये वाली चाहिए कंप्लीट 18 से 23 तक की, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, उस पर मैं ये डाल दूंगा। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियोस कैसी लग रहे हैं और मुझे ये श्रृंखला जो है ये सीरीज PYQ मेंस की कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।